नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रूह को कपा देने वाली हॉरर कहानी में। आज की जो भूतिया कहानी है यह एक अलग टाइप की कहानी है। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने कभी इस टाइप की भूतिया कहानी सुना होगा। तो चलिए बिना देर किए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। आज की जो भूतिया घटना है यह चंदौली नाम के एक छोटे से गाँव की सच्ची घटित कहानी है। उस गाँव में एक फैमिली के अंदर गुड़िया नाम की लड़की थी जिसकी एज थी 20 साल और वह अपने माता पिता, 3 भाई, एक भाभी और एक भतीजा के साथ रहती थी। गुड़िया की जो फैमिली थी वह बड़ी फैमिली थी और पूरे घर वाले गुड़िया को जान से ज्यादा मानते थे क्योंकि उसका जन्म बहुत ही भाग्य से हुआ था। उनके घर परिवार वालों को लड़की चाहिए थी जो कि लड़की हो नहीं रही थी। इसी चक्कर में गुड़िया के 3 भाई हो गए थे तो बाद में गुड़िया हुई, इसीलिए सारे घर वालों ने उसकी परवरिश बड़े ही प्यार से किया और प्यार से उसका नाम गुड़िया रखा। गुड़िया एक दिन अपने भाभी के साथ गांव वाले मार्केट में जा रही थी। जो मार्केट की दूरी थी वह मात्र 3 किलोमीटर थी, इसीलिए गुड़िया का भतीजा और भाभी तीनों लोग गांव की कच्ची सड़क पकड़ के बाजार की तरफ आगे जा रहे थे। तभी अचानक से गुड़िया के सामने एक कौवा आया और कौवा ने गुड़िया के सर पे 2 बार ठोकर मारा। यह देखते से ही गुड़िया घबरा गई और वह जमीन पे गिर गई। यहाँ पे गुड़िया की भाभी को झटका लगा और उन्होंने अपने बेटा को बोला कि राहुल घर पे भाग के जा और दादी को कहना कि गुड़िया का बहुत भारी एक्सीडेंट हो गया है और बुआ सड़क पे गिर गई है, चारों तरफ ब्लड लगा हुआ है, गुड़िया बुआ इस दुनिया में नहीं है, दादी जल्दी चलिए। यहाँ पे राहुल ने अपनी माँ से पूछा कि माँ ऐसा क्यों बोल रही हो। यहाँ पे गुड़िया की भाभी ने अपने बेटा को समझाया कि देखो बाबू, मैंने जो बोला है तुम हूबहू यही चीज दादी को बोलना। तुम दादी को मत बताना कि कौवा ने ठोकर मारा है क्योंकि बुआ के ऊपर ना बहुत बड़ा संकट आने वाला है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि संकट टल जाए। संकट कब टलेगा? जब तुम्हारी दादी चिल्ला चिल्ला के रोने लगेंगी तब जाके संकट टलेगा। जो बच्चा था उसको कुछ भी समझ में नहीं आया, उसने माँ की बातें सुना। उसके बाद वह घर आ गया और घर आके उसने दादी को सारी बातें बता दी कि दादी बुआ का एक्सीडेंट हो गया है, बुआ वहीं गिर गई है और बुआ का प्राण निकल गया है। यह सुनते से ही गुड़िया की माँ चिल्ला चिल्ला के रोने लगी और भागी अपनी बेटी की तरफ। जैसे ही गुड़िया की माँ गुड़िया के पास पहुंची और उन्होंने देखा कि उनकी बेटी सही सलामत है, तब जाके उनको अच्छा लगा और उन्होंने अपनी बहू को डांटा और पूछा कि तुमने झूठ क्यों बोला? जब तुमको पता है गुड़िया सही है तो तुमने झूठी खबर घर पे क्यों भेजी? गुड़िया की भाभी ने गुड़िया की माँ को बताया कि देखिए सासू माँ, गुड़िया को कौवा ने ठोकर मारा है। इसका मतलब हम सभी को पता है कि कौवा किसी भी इंसान को ठोकर मारे इसका मतलब होता है कि वह इंसान किसी भारी संकट में फंसने वाला है या फिर उसका दुर्घटना होने वाला है, उसके ऊपर कोई भारी आफत आने वाली है। तो यह सारी संकटें कब हटती हैं? जब कोई उसका अपना रोए, इस टाइप से रोए जैसे कि वह इंसान इस दुनिया में नहीं है, तब जाके वह ग्रह कटता है। इसीलिए मैंने खबर भिजवाया क्योंकि मैं किसी और को बोलती कि गुड़िया का एक्सीडेंट हो गया है तो कोई भी उस टाइप से नहीं रोता जिस टाइप से आप रोई हैं। आपने दिल से रोया है, इसका मतलब कि गुड़िया के ऊपर जो भी संकट है वह हट चुका है। यह सुनने के बाद से गुड़िया की माँ को समझ में आ गया कि बहू ने ऐसा क्यों बोला। मतलब गाँव वाले बहुत तरह की बातें सोचते हैं और गुड़िया की माँ ने बहू को और बेटी दोनों को लेके घर पे आ गई। उन्होंने बोला कि आज तुम लोग मार्केट मत जाओ क्योंकि मुझे शक है कि गुड़िया मार्केट जाएगी तो कहीं उसके साथ अनहोनी ना हो जाए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उसके ऊपर कोई भारी ग्रह आ गया है, तो पंडित से दिखवा के हमें पूजा पाठ करवा के उस ग्रह को शांत करना पड़ेगा। ये लोग घर पे आ गए और सब कुछ नॉर्मल चलने लगा। जो गुड़िया थी वह इवनिंग में अपने घर के आंगन में जो सीढ़ी था वहाँ पे बैठी हुई थी। गुड़िया की माँ कुछ कर रही थी और गुड़िया की भाभी खाना बना रही थी। सारे लोग अपने अपने काम में बिजी थे और गुड़िया चुपचाप अपना सर घुटने पे टिका के बैठी हुई थी। गुड़िया को काफी समय से सीढ़ी पे बैठा उसकी माँ ने देखा तो उन्होंने टोक दिया कि बेटा क्या हुआ है, तू यहाँ पे क्या कर रही है? तू काफी टाइम से ऐसे ही बैठी है, तबीयत तो ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम हो तो बता, कहीं तू डर तो नहीं गई ना कौवा ने
ठोकर मारा तो बेटा कुछ नहीं होगा, हम लोग हैं तेरे साथ। यहाँ पे गुड़िया ने अपनी माँ को कुछ भी नहीं बोला, वह जैसे बैठी थी कि वैसे ही बैठी रह गई। गुड़िया की माँ ने, उसकी भाभी ने, उसके पापा ने, सबने उसका नाम लिया थोड़े थोड़े समय पे, लेकिन गुड़िया किसी को भी जवाब नहीं दे रही थी। जैसी बैठी थी वैसी की वैसी ही बैठी थी। यहाँ पे गुड़िया की माँ को शक हुआ, वह गई अपनी बेटी के पास और बेटी के कंधा को छुआ और पूछा कि तुझे क्या हुआ है, तू बोल क्यों नहीं रही है, तू इतनी शांत कैसी है, तू तो बहुत चिल्लाती है, तू उठ बेटा, कोई प्रॉब्लम हो तो बता। इसके बाद गुड़िया सीढ़ी पे खड़ी हुई और अपने ही हाथों से अपना गर्दन पकड़ा और घुमा दिया। होना क्या था, गुड़िया सीढ़ी से नीचे गिरी, उसके बाद वह दुनिया छोड़ दी। यह घटना पूरे घर वाले अपने ही आंखों से देखे, उन लोगों का होश उड़ा हुआ था। गुड़िया की माँ चिल्ला चिल्ला के रो रही थी, पूरे घर में रोना पीटना वगैरह चालू हो गया था। किसी को भी नहीं समझ रहा था कि क्या किया जाए। यहाँ पे गुड़िया दुनिया छोड़ चुकी थी, इसीलिए घर वाले उसको हॉस्पिटल नहीं ले गए। घर वालों को ऐसा लगा कि उसके ऊपर कोई आत्मा था और उसने यह चीज किया है, इसीलिए घर वाले अपने ही गांव के तांत्रिक के पास भाग के गए सारी घटना बताने के लिए। तब उन लोगों को पता चला कि जो तांत्रिक है वह कहीं पे गया हुआ है 1 सप्ताह के लिए, 1 सप्ताह बाद लौटेगा। घर वालों के पास कोई ऑप्शन था नहीं, बेटी तो दुनिया में थी नहीं, इसीलिए उसका अंतिम संस्कार वगैरह स्टार्ट हो गया। तो जैसे ही गुड़िया की बॉडी पूरी जल गई शमशान घाट में, उसके बाद उसके घर वाले आए तो सारे लोग कोना पकड़ पकड़ के बैठ के रो रहे थे और आधी रात में लोगों को एक आवाज सुनाई दिया, जिसको सुनते से ही सारे चौंक गए और आंगन में आके खड़े हो गए। सारे लोग चारों तरफ देख रहे हैं कि आवाज कहाँ से आ रही है। ये जो आवाज थी वह रोने वाली आवाज थी, मतलब ऐसी आवाज जिसके अंदर बहुत ज्यादा तड़प हो और वह रो के बता रही है कि मुझे निकालो यहाँ से, मुझे बचाओ, मतलब कोई मुझे मार रहा है, कोई मुझे टॉर्चर कर रहा है, इस टाइप की आवाज थी। मतलब एकदम होता है कोई दिल से रो रहा है उस टाइप की। और आवाज सुनते से ही घर वाले पहचान गए कि यह आवाज किसी और की नहीं, गुड़िया की है। गुड़िया की माँ सारे घर में घूम घूम के अपनी बेटी को तलाशी, लेकिन उनकी बेटी मिली नहीं। घर वालों ने गुड़िया की माँ को पकड़ा, शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह शांत नहीं हो रही थी और जो रोने वाली आवाज थी वह भी शांत नहीं हो रही थी। घर वाले पूरी रात उस आवाज को सुने और जो आवाज थी वह दिन में नॉर्मल हो जाती थी, मतलब बिल्कुल भी आवाज नहीं आती थी, और रात जैसे ही हो वह आवाज फिर से स्टार्ट हो जाती थी। यह चीज घर वाले पूरे 1 सप्ताह से बर्दाश्त कर रहे थे। घर वाले अलग से तड़प रहे थे क्योंकि उन लोगों ने गुड़िया को खो दिया था। पूरे 1 सप्ताह बाद जब तांत्रिक अपने घर लौटा तब उसके घर वालों ने बताया कि आपको ढूंढते हुए गुड़िया के घर वाले आए थे। यह जानने के बाद से तांत्रिक गुड़िया के घर पे पहुंचता है तो उसको अंदाजा हो जाता है कि घर वालों के ऊपर कोई भारी आत्मा आई है। तांत्रिक घर के आंगन में जाके बैठ जाता है और सबसे पूछता है कि आप लोगों ने मुझे क्यों बुलाया। यहाँ पे गुड़िया के घर वाले बता देते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है मेरी बेटी के साथ और मेरी बेटी ने खुद को ही इस दुनिया से हटा दिया, जो कि बहुत ही ज्यादा दर्दनाक था। हम लोगों ने देखा तो हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तांत्रिक ने पूरा छानबीन वगैरह किया, उसके बाद उसने खुलासा किया कि देखिए आपकी जो बेटी थी गुड़िया, उसको किसी आत्मा ने ठोक दिया था, इसी की वजह से गुड़िया ने खुद का प्राण ले लिया। यहाँ पे घर वालों को ठीक से समझा नहीं। तब तांत्रिक ने गुड़िया की माँ से पूछा कि जो आपकी बेटी थी इसने किसी को उल्टा सीधा वगैरह बोला क्या, इससे किसी की दुश्मनी थी। गुड़िया की माँ बोली कि नहीं, किसी की दुश्मनी तो नहीं थी, मेरी बेटी बहुत ही कूल है, किसी से लड़ती झगड़ती नहीं है, फिर कौन दुश्मनी निकालेगा। तांत्रिक ने गुड़िया की माँ को बोला कि देखिए आज से 10-11 दिन पहले आपके यहाँ कोई औरत आई हुई थी, वह भिक्षा मांग रही थी, तो आपकी बेटी ने उससे ताना देते हुए उल्टा सीधा बोला है। आपकी बेटी ने उस औरत को बोला कि तुम दिखती तो यंग हो, फिर तुम भीख क्यों मांगती हो, यह सब बंद कर दो, तुम्हें कोई भी कष्ट नहीं है, तुम सिर्फ ड्रामा कर रही हो। उसने बहुत कुछ ऐसा ऐसा शब्द बोला है जो कि वह औरत बर्दाश्त नहीं कर पाई और वह औरत डायन थी। उसने एक भारी
आत्मा को कौवा का रूप दिया और आपकी बेटी के पीछे लगा दिया। आपकी बेटी जब मार्केट जा रही थी तब उसको उस आत्मा ने ठोका और वह आत्मा आपकी बेटी के अंदर आ गया। आत्मा जो किया वह किया, आपकी बेटी ने कुछ भी नहीं किया। आपकी बेटी ने खुद का गर्दन नहीं घुमाया, वह आत्मा आपकी बेटी का गर्दन घुमाया और प्राण लिया। यहाँ पे पूरे घर वालों को समझ में आ गया कि आखिर मुद्दा क्या है। एक छोटी सी गलती हुई थी गुड़िया से, उसने बेइज्जत कर दिया था एक डायन को, तो डायन ने अपना बदला लिया है और गुड़िया की जो आत्मा है वह घर आंगन में रो रही है, घूम रही है, वह आजादी चाहती है, वह आत्मा फंस चुकी है, वह आत्मा तड़प रही है। तांत्रिक ने घर वालों को ये सारी चीजें बताई तो घर वालों के रोंगटे खड़े हो गए। घर वालों ने तांत्रिक से रिक्वेस्ट किया और बोला कि देखिए मेरी बेटी की जो आत्मा है तड़प रही है, उसे आजाद कीजिए, उसे शांति दिलाइए, वरना हम लोग पागल हो जाएंगे। हम लोग को पता है कि मेरी बेटी ने गलती किया, उसकी सजा वह पा चुकी है, लेकिन उसकी आत्मा को शांति दिलाइए। फिर तांत्रिक ने घर को बांधा और बोला कि आपकी बेटी इस घर में दोबारा प्रवेश नहीं करेगी। जैसे ही आपकी बेटी का जो क्रियाक्रम चल रहा है वह खत्म हो जाएगा, आपकी बेटी अपने आप शांत हो जाएगी। बस कुछ दिन की बात है, आप लोग धैर्य रखें, सब कुछ सही हो जाएगा। यहाँ पे घर वालों ने वही किया जो तांत्रिक ने बोला और आगे चल के गुड़िया की जो आत्मा थी वह शांत हो गई, वह दोबारा अपने घर परिवार में नहीं आई और गुड़िया के घर वाले गुड़िया को कभी भी भूल नहीं पाए। इसीलिए हमारे जो बड़े हैं हमें सिखाते हैं, समझाते हैं और बोलते हैं कि घर के बाहर कोई भी आए, कुछ भी मांगे, जो आपके पास हो आप उसे दे दो, उसे बेइज्जत मत करो, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि घर के बाहर आया हुआ इंसान कौन है, भगवान है या शैतान है। और हमें सिर्फ और सिर्फ अपने काम से मतलब रखना चाहिए, सबके साथ प्यार से पेश आना चाहिए, कभी भी उल्टा सीधा गाली गलौज वगैरह नहीं करना चाहिए। जो कि गुड़िया ने किया उसकी सजा उसको मिली। आज की जो भूतिया कहानी है यह बहुत ज्यादा डरावनी और अरे राज की सच्ची घटित कहानी है। अरे राज में सोनी नाम की एक लड़की है जो कि पढ़ के लिख के डॉक्टर बनना चाहती है, लेकिन उसकी जो फैमिली का कंडीशन है वह ठीक नहीं है। उसके घर परिवार वाले उसे आगे पढ़ा नहीं सकते और घर परिवार वाले बोल रहे हैं कि तुम शादी कर लो, लेकिन सोनी शादी नहीं करना चाहती। सोनी के लिए जो रिश्ता आया है वह उसकी भाभी के मामा के घर से आया है, मतलब सोनी का होने वाला दूल्हा वह उसकी भाभी का ममेरा भाई है। उस लड़के की पहले से शादी हो चुकी थी, उसकी जो वाइफ थी वह दुनिया छोड़ दी थी। किस कारणवश दुनिया छोड़ी थी यह किसी को नहीं पता था और उस लड़की की दोबारा शादी नहीं हो रही थी, इसीलिए सोनी की भाभी ने सोनी से शादी फिक्स करा दिया। सोनी रहने वाली है गरीब फैमिली की और जो सोनी के होने वाला दूल्हा है वह बहुत ज्यादा धनी फैमिली से है। सोनी की माँ हमेशा से चाहती थी कि उनकी बेटी उनसे ऊंचे घर में जाए और राज करे। यही कारण था कि सोनी की माँ को एक झटके में वह दुआ लड़का पसंद आ गया। यहाँ पे सोनी की शादी में मात्र 1 महीना बच गया था और सोनी बहुत ज्यादा उदास थी। वह अंदर से छटपटा रही थी कि रिश्ता कट जाए, मुझे नहीं करना है, लेकिन सोनी की भाभी एक भी मौका नहीं दे रही थी। वह हमेशा सोनी के पीछे पड़ी रहती थी कि सोनी कोई भी उल्टा सीधा वगैरह कांड ना करे। तो एक रात की बात है, सोनी उठती है रात में टॉयलेट के लिए और जो उसके घर में टॉयलेट था वह घर के पीछे एक पेड़ के पास बना हुआ था, इसीलिए जिसको भी जाना होता था वह घर के पीछे जाता था। सोनी भी गई थी टॉयलेट के लिए और टॉयलेट करके जब वह रिटर्न आ रही थी तब उसको महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई चल रहा है। उसने पलट के देखा लेकिन कोई भी पीछे नहीं था। फिर वह आगे बढ़ी, उसके बाद उसको फिर से चप्पल की आवाज सुनाई दिया, जैसे कि ठीक उसके पीछे कोई था। इस बार सोनी पलटी और उसने पूछा कि कौन है, कौन मुझे फॉलो कर रहा है, क्या चाहता है, जो भी है वह सामने आ जाए, मैं किसी से डरती नहीं हूँ। सोनी के पीछे काफी ज्यादा अंधेरा था और वहाँ पे कोई दिखाई नहीं दिया। उसको एक आवाज सुनाई दी
और उस आवाज ने सोनी को बोला कि देखो सोनी, मुझे पता है कि तुम शादी नहीं करना चाहती। मैं भी चाहता हूँ कि तुम किसी और से शादी मत करो, मुझसे शादी करो, क्योंकि मैंने तुम्हें एक नजर में ही पसंद कर लिया है। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी होगी, वरना तुम किसी की भी नहीं होगी। इतना सुनने के बाद से सोनी थोड़ी सी घबरा गई और उसने चिल्लाते हुए बोला कि कौन है, कौन बोल रहा है? तुमको पता होना चाहिए कि मेरी शादी 20-25 दिन में हो जाएगी। तुम क्यों ये सारी बातें बोल रहे हो? आखिर तुम हो कौन? सामने आओ। सोनी ने बहुत सारे सवाल पूछे, लेकिन किसी का भी जवाब नहीं आया। सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब आया था उस अंधेरे से कि तुम एक काम करो, इस रिश्ता को तोड़ दो और मेरे साथ चलो। तुम बहुत खुश रहोगी जीवन में। तुम इन सारी चीजों के चक्कर में मत पड़ो, घर वालों को मना कर दो। इतना सुनने के बाद से सोनी बहुत डर गई और वह डर के मारे वहाँ से भागी और सीधे अपने माँ के पास जाके सो गई। सोनी की जो रात थी वह डरे डरे में कटी, लेकिन घर वालों की रात काफी अच्छी कटी। अगले दिन सुबह सोनी अपनी माँ को आंगन में बता रही थी कि माँ देखो, रात में किसी ने मुझे इस तरह से बोला, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। यह सारी बातें सोनी की भाभी सुन ली और उन्होंने अपनी सासू माँ को बोला कि देखिए मम्मी जी, आपकी जो बेटी है यह बहुत ज्यादा ड्रामा कर रही है। मुझे पता है कि इसको मेरा भाई पसंद नहीं है, इसीलिए यह नौटंकी कर रही है। एक काम करती हूँ, मैं मना कर देती हूँ अपने भाई को कि वह रिश्ता तोड़ ले। हमें कोई जरूरत नहीं है नया रिश्ता जोड़ने के लिए। अगर आपके पास औकात हो तो आप अपनी बेटी के लिए राजा रजवाड़ा ढूंढ लीजिएगा, मेरा भाई शादी नहीं करेगा। यह सब सोनी की माँ जब सुनी वह बहुत ज्यादा घबरा गई और उन्होंने बहू को बोला कि रुक जाओ बेटा, ऐसा मत बोलो, मेरी बेटी जो भी बोल रही है इससे भूल जाओ। हमें पता है कि तुम बहुत मेहनत कर रही हो, तुम अच्छा चाहती हो सोनी का, इसीलिए शादी कराई हो। मैं खुश हूँ, सोनी भी खुश है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोनी वहीं पे शादी करेगी। बस तुम शांत हो जाओ, तुम किसी को कुछ भी मत कहना। सोनी की भाभी बहुत ज्यादा दुष्ट थी, उसका घर में राज चलता था, उसके सिवा उस घर में कोई कुछ भी नहीं करता था। जो वह बोले वही सही है। यहाँ पे सोनी के भाई, सोनी के पापा, सोनी की माँ, सोनी, सारे लोग चुप, किसी ने कुछ भी नहीं कहा और धीरे धीरे दिन कटने लगे। और सोनी को हर रोज एक ही आवाज सुनाई देता था कि सोनी रिश्ता तोड़ दो, मेरे पास आ जाओ, सोनी मेरे पास आ जाओ। सोनी इस चीज को हमेशा इग्नोर करती थी। वह इवनिंग के बाद से घर के पीछे नहीं जाती थी, दिन में जाती थी टॉयलेट वगैरह के लिए। रात में वह टॉयलेट होल्ड करती थी, नहीं उठती थी, क्योंकि वह बहुत ज्यादा डरती थी और वह आवाज उसे अपनी ओर खींच रहा था। यहाँ पे सोनी की बातों का कोई भी विश्वास नहीं करता, इसीलिए वह लड़की अपनी मन की बातें किसी से नहीं बोलती थी। वह एकदम से शांत हो गई थी। धीरे धीरे शादी का दिन पास में आया और सोनी के घर वालों ने बहुत सारे भगवान को इनवाइट कर लिया घर में शादी के लिए। सोनी की शादी बहुत ज्यादा धूमधाम से हुई, सब कुछ सही रहा और सोनी चली गई अपने ससुराल। सोनी की भाभी के दिल को ठंडक मिल गया था जब ननद विदा हो गई। उस दिन से वह खुश रहने लगी और उसका पूरा अलग राज हो गया। एक रात की बात है, सोनी की भाभी उठी टॉयलेट के लिए, वह गई टॉयलेट करने, उसके बाद सीधे अपनी सासू माँ के कमरे में गई और वहाँ पे जाके बैठ के रोने लगी। वह काफी तेज से रो रही थी और सोनी की माँ की जब आंख टूटा तो उन्होंने पाया कि उनकी बहू रो रही है। तब उन्होंने अपनी बहू से पूछा कि बताओ बहू रानी, तुमको क्या समस्या है, तुम क्यों रो रही हो, क्या हुआ, कुछ तो बोलो, इतनी रात में मेरे पास क्यों आई हो। लेकिन सोनी की भाभी एक शब्द भी नहीं बोली, वह रोए जा रही थी, रोए जा रही थी। तब सासू माँ उठी और बहू रानी को झकझोरा। इतना करने के बाद से बहू रानी का एक नया रूप निकल के आया। बहू रानी अपने बाल खोल दी, उसके बाद से वह लगी नाचने। नाचते नाचते वह आंगन में पहुंची और लगी खेलने। पूरे घर वाले आंगन में इकट्ठे
हो गए और घर वालों को पता चल गया कि बहू रानी को क्या हुआ है। यहाँ पे सोनी के भाई रात में ही गए एक तांत्रिक को बुलाने और तांत्रिक को बुला के घर पे लाए। उसके बाद तांत्रिक ने बहू रानी को शांत किया और बहू रानी के अंदर जो आत्मा था उससे बात किया और पूछा कि भाई तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और क्यों पकड़ लिए हो इस औरत को, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। इतना सुनते से ही वह आत्मा बहुत तेज गुस्साया और चिल्लाते हुए बोला कि मैं इस औरत को नहीं छोड़ूंगा, यह औरत बहुत ज्यादा खराब है, इसने मेरी सोनी को मुझसे जुदा कर दिया। यहाँ पे तांत्रिक को कुछ भी समझ में नहीं आया। उसने आत्मा को बोला कि देखो भाई, जो कुछ भी तुमको बोलना है साफ सुथरे शब्दों में बोलो ताकि हमें समझे। उस आत्मा ने तांत्रिक को बताया कि देखो तांत्रिक, मेरा नाम सुरेश है और मैं यहाँ बगल से गुजर रहा था, तभी मेरी नजर सोनी के ऊपर पड़ा और मुझे सोनी से प्यार हो गया। मैं चाहता था सोनी से शादी करना, सोनी के साथ रहना चाहता था। मैंने सोनी को कई बार बोला लेकिन सोनी ने मुझे इग्नोर किया। इसके पीछे एक ही कारण था कि उसकी भाभी यानी कि यह औरत सोनी के पीछे पड़ी थी और जबरदस्ती सोनी के भाभी ने अपने भाई से शादी करा दिया, सोनी को मुझसे जुदा कर दिया, जो कि मुझे बर्दाश्त नहीं है। मैं इस औरत को नहीं छोड़ूंगा। सोनी हमेशा से शादी नहीं करना चाहती थी लेकिन इसने जबरदस्ती कराया। यह सारी बातें जब सोनी के घर वालों ने सुना तो सबको समझ में आ गया कि जो आत्मा था वह सोनी के पीछे पड़ा हुआ था और सोनी जो कुछ भी बोल रही थी आंगन में वह सब कुछ सच था और घर वालों ने उसकी बातों का यकीन नहीं माना था। जो आत्मा था वह बहुत गुस्से में था और सोनी के भाभी को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था। तांत्रिक ने उस आत्मा को समझाया और बोला कि देखो भाई, तुम आत्मा हो और सोनी इंसान थी, तुम दोनों की शादी संभव नहीं थी। सोनी की जहाँ शादी हो गई वह वहाँ चली गई, वह वहाँ खुश है, तुम उसे भूल जाओ और इस औरत को छोड़ दो। आत्मा ने तांत्रिक को बताया कि उसकी जो आखिरी इच्छा थी वह इच्छा थी शादी करना और उसकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई थी। इसी की वजह से वह आत्मा बन के भटक रहा था और उसका जो दिल था वह सोनी के ऊपर आ गया था। वह अपनी इच्छा पूरी करना चाह रहा था लेकिन इच्छा पूरी नहीं हो पाया, इसीलिए सोनी के भाभी को वह मारना चाह रहा था। लेकिन जो तांत्रिक था वह बहुत ज्यादा पावरफुल था। उसने आत्मा को पकड़ा और अपने साथ लेके गया और यहाँ पे सोनी की भाभी आजाद हो गई उस आत्मा से। आज की कहानी एकदम से अलग है और मेरे लिए ये नया है क्योंकि मैंने आज के पहले इस टाइप की कभी भी कहानी नहीं सुनी है। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी चुड़ैल से मिलाने वाली हूँ जो कि तबाही मचा दी और घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हो गए। किसी को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे इस चुड़ैल से बचा जाए। चुड़ैल जो थी बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी पसंद आएगी तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की जो कहानी है इसको लिख के भेजा है स्नेहा ने। थैंक यू स्नेहा, आपकी स्टोरी बहुत ही प्यारी है जो कि मैं आगे सुनाने वाली हूँ। तो ये कहानी है बनारस की। बनारस में एक फैमिली रहती थी जो कि मिडिल क्लास फैमिली थी और उस घर में एक विशाल नाम का लड़का था और उसकी शादी हो गई थी फिक्स। तो विशाल जो था बहुत ही ज्यादा खुश था क्योंकि उसकी शादी उसकी गर्लफ्रेंड से हो रही थी। शादी की तैयारियां थी ना बहुत ही ज्यादा धूमधाम से हो रही थी और विशाल की शादी की कार्ड छप गई थी और घर वालों ने सबसे पहला कार्ड जो था ना वो भगवान को दिया था, मतलब न्योता कि भगवान जी मेरे यहाँ शादी है, प्लीज आप आइएगा। तो यूपी बिहार में ये होता है कि जितनी भी कार्ड छपती हैं उन सारे कार्ड में से 4-5 कार्ड को निकाल लिया जाता है और जितने भी देवता होते हैं, कुल देवता हो गए या फिर माता रानी का मंदिर हो गया या बरम बाबा का मंदिर हो गया, वहाँ जाके कार्ड को चढ़ाया जाता है और भगवान लोगों को इनवाइट किया जाता है। तो विशाल के घर में सेम चीज हो गया और उसके बाद लड़की के यहाँ कार्ड जाता है।
वो भी चला गया और घर में शादी वाला माहौल हो गया था, सारे लोग इकट्ठे हो गए थे और जो छोटे मोटे फंक्शन होते हैं ना, वह फंक्शन स्टार्ट हो गया था। दोस्तों, शादी के घर में क्या होता है कि हर रोज रात में लोग छत के ऊपर बैठ के गीत करते हैं, संगीत करते हैं, डांस वगैरह होता है। ये सब कुछ विशाल के घर में चालू था और ऊपर से एक हवा गुजरी। जो हवा था वह थी चुड़ैल, और चुड़ैल ने जब गीत संगीत वगैरह देखा तो उसको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। चुड़ैल का जो मन था ना, उसका भी मन नाचने को हुआ, वो भी नाच रही थी और चुड़ैल को ना ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं भी यहीं पे रहूं और देखूं कि यहाँ पे क्या क्या चल रहा है। तो चुड़ैल विशाल के घर के सामने बांस का पेड़ लगा हुआ था, तो उसी पे रह गई और रोज शादी एंजॉय करती थी। हर रोज अलग अलग फंक्शन होता था तो सारे फंक्शन देखती थी एंड लोगों की बातें सुनती थी, लोगों की चुगलियां सुनती थी। जितने भी लोग थे वे चुड़ैल को नहीं देख सकते थे, बट चुड़ैल सबको देखती थी। चुड़ैल शामिल भी होती थी डांस वगैरह में, लेकिन दूर से, कभी उसने घर में प्रवेश नहीं किया। चुड़ैल ये सब कुछ देखी जा रही थी और शादी के जितने भी फंक्शन थे ना, एकदम पास में आ गए थे। चुड़ैल का जो दिल था ना, वो विशाल पे आ गया। चुड़ैल सोचने लगी कि विशाल कितना ज्यादा हैंडसम है और विशाल बहुत ज्यादा खुश है, काश मेरी शादी इससे होती। चुड़ैल के मन में ना ऐसे लालच आने लगा और चुड़ैल विशाल को पाने के चक्कर में पड़ गई। एक रात की बात है, चुड़ैल ने पूरा का पूरा प्लान बना लिया था कि आज रात कैसो भी मुझे घर में घुसना ही होगा और घुस के अब बटन लगाना ही होगा विशाल को। तो चुड़ैल ने क्या किया कि घर में तो घुस गई, लेकिन अब बटन विशाल के जगह पे किसी और को लगा दी। चुड़ैल को समझा ही नहीं कि कौन है जो सो रहा है। चुड़ैल को लगा कि विशाल है, लेकिन विशाल था नहीं। विशाल तो अंदर सो रहा था और यूपी बिहार में लोग ऐसा मानते हैं कि जो दूल्हा हो या दुल्हन हो, उसको खुले आंगन में नहीं सोना चाहिए, ना ही छत पे सोना चाहिए। अगर दूल्हा है तो उसको भी छोटा सा चाकू पहना के रखते हैं या फिर दुल्हन को भी चाकू पहना के रखते हैं, ताकि जो ऊपरी हवाएं होती है ना, भूत प्रेत पिशाच वगैरह, उन सबको टच ना करे, क्योंकि उनकी जो शरीर होती है ना, बहुत ही ज्यादा सिकुआर होती है और लगन उठ जाने के बाद से ना ऐसे चांसेस होते हैं कि कोई ऊपरी हवा अटैक ना कर दे। तो चुड़ैल यहाँ पे धोखा खा गई और चुड़ैल ने क्या किया कि उपटन के रूप में पोटी लगा दी किसी को। जब वो आदमी उठा, उसको बहुत ज्यादा बदबू हो रहा था। जो भी अगल बगल में सो रहे थे सारे लोगों ने उल्टियाँ किया। उसके बाद सारे लोग नहाए और लोगों को लगा कि किसी ने मजाक किया होगा। खैर छोड़ो, तो सारे लोग इस बात को भूल गए। जो चुड़ैल थी वो चुपचाप देख रही थी। फिर चुड़ैल को भी गंदा महसूस हुआ कि अरे मुझे तो विशाल को उबटन लगाना था, मैंने इसको कैसे लगा दिया। और जितनी भी चुड़ैलें होती हैं वे पोटी को उबटन समझती हैं, उनके लिए वो चीज़ अच्छा होता है। उनको ना पोटी स्मेल नहीं करती, उनको ना सुगंध जैसा फील होता है। तो चुड़ैल पछता के रह गई। चुड़ैल ने सोचा कि रात में हम फिर दोबारा करेंगे और इस बार मैं विशाल को ढूंढ के लगाऊंगी। लेकिन रात में कोई सोया ही नहीं। आधी रात तक तो नाच गाना वगैरह चला। उसके बाद सारे लोग तिलक की तैयारी में लग गए थे कि कल ये करना है, वो करना है, वो करना है, मतलब इस टाइप की बातें चल रही थी। पूरी की पूरी रात इसी में कट गई। तो चुड़ैल बहुत ज़्यादा निराश हुई क्योंकि चुड़ैल सबके सामने तो आ नहीं सकती। फिर अगले दिन इवनिंग में तिलक था। जो चुड़ैल थी वह पेड़ पे बैठ के सब कुछ देख रही थी। जितना भी लड़के को सामान मिला, पैसे मिले, कितने लोग आए, क्या खाए क्या पिए, सब कुछ उसने देखा। और चुड़ैल अंदर से तड़प रही थी। चुड़ैल को ना ऐसा महसूस हो रहा था कि ये जो लड़का है ना, पक्का उस लड़की के हाथ में चला जाएगा। लेकिन चुड़ैल के पास तो ऑप्शन था नहीं। क्या करती वो बेचारी, वो इतने लोगों के बीच में आ तो नहीं सकती थी ना। और शादी वाले माहौल में क्या होता है कि घर में कुछ लोग सोते हैं, कुछ लोग जगते हैं, क्योंकि शादी वाले घर में ना दिन रात काम चलता है। तो तिलक के बाद से सारे लोगों ने अपना सामान वामान इकट्ठा किया, मतलब घर में रखा उखा, इसलिए लोग जगे रहे। चुड़ैल को कोई भी ऑप्शन दिखा ही नहीं।
बेचारी चुड़ैल उदास बैठी थी। तो उसने सोचा कि कोई बात नहीं, बारात में मैं इस लड़की का पीछा करूंगी और वहीं से इसको पाने की कोशिश करूंगी और मैं ऐसा कोशिश करूंगी कि ये मेरी दुनिया में चला जाए। चुड़ैल सच में पागल हो गई थी विशाल के प्यार में। फिर अगले दिन बारात निकला, चुड़ैल पीछा की बारात का, लेकिन फिर भी गाड़ी के अंदर प्रवेश नहीं कर सकी क्योंकि बारात निकलने से पहले ना भगवान को याद किया गया और परछावन में घिरा हुआ जो लड़के की माँ थी उसने एक छोटा सा गणेश जी की मूर्ति अपने बेटे के हाथ में दे दी थी और बोली कि जो गणेश भगवान है तुम्हारी रक्षा करेंगे और तुम एक नई शुरुआत करने जा रहे हो, तो मैं चाह रही हूँ कि बप्पा को तुम अपने साथ रखो। तो जो लड़का था ना, छोटी सी मूर्ति थी उसने पॉकेट में डाल दिया था कि माँ ने दिया है, प्यार से दिया है। तो लड़की के पॉकेट में बप्पा थे, इसलिए चुड़ैल उस पे हावी नहीं हो पाई। मंडप में दूल्हा पहुंचा, शादी वगैरह हुई, दुल्हन घर पे आ गई। दोस्तों चुड़ैल जो थी वो बहुत ही ज्यादा इंतजार में बैठी थी कि कोई ना कोई तो मौका मिलेगा ही इसको अपने कब्जे में करने का, लेकिन कोई मौका मिला ही नहीं चुड़ैल को। चुड़ैल ने दुल्हन को देखा तो उसका जो पारा था ना बहुत ज्यादा चढ़ गया। उसने सोचा कि आज मैं दुल्हन का काम तमाम कर देती हूँ, फिर दुल्हन बन के विशाल के पास चली जाऊंगी। चुड़ैल ने दुल्हन पे अटैक किया, तभी चुड़ैल बहुत दूर जाके गिरी। जानते हो आप लोग चुड़ैल इतना दूर क्यों गिरी? क्योंकि शादी के बाद से लड़का हो या लड़की हो, उनके हाथ में या गले में एक धागा बांधा रहता है जो कि शादी का धागा होता है। जब तक वह ककन ना छूट जाए, यानी कि भगवान लोग को जाके ये ना बोल दिया जाए कि भगवान जी शादी बहुत ही अच्छे से हो गई, आप लोग का आने का बहुत बहुत धन्यवाद, तब तक कोई भी चुड़ैल हो, भूत हो, प्रेत हो, दूल्हा या दुल्हन को टच नहीं कर सकता। दुल्हन जिस रात आई थी वह अपने पति के साथ नहीं सो सकती थी क्योंकि दुल्हन का जो ककन था वो छूटा ही नहीं था, और जब तक ककन नहीं छूट जाता लड़का और लड़की एक पास नहीं हो सकते। तो पहली रात भी कट गई, दूल्हा अलग सोया, दुल्हन अलग सोई। फिर अगले दिन इवनिंग में ककन छूटा। जितने भी भगवान लोग को घर वालों ने इनवाइट किया था उनके स्थान पे जाके उनको धन्यवाद बोला। यह बोला कि आप लोग मेरे यहाँ आए, शादी अच्छे से हो गई, सब कुछ सही रहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा बोल के ककन छूट के जैसे ही सारे लोग घर पहुँचे, दुल्हन जो थी उसको ना फीवर आ गया था। दुल्हन के अंदर आत्मा आ गई थी, वही चुड़ैल वाली आत्मा, और यहाँ पे किसी को पता नहीं। लोगों को ऐसा लगा कि शादी वादी का घर था, जो दुल्हन थी वो थक गई होगी तो उसको फीवर वगैरह आ गया है, लोगों ने उसको दवा वगैरह दिया और सुला दिया। अब बारी था लड़का और लड़की के मिलने का। यहाँ पे ये हुआ कि जो सासू माँ थी वो चली गई घर में और जाके बोली कि बेटा उठो उठो दुल्हन को कि एक काम करो, तुम चलो बाथरूम के लिए, यानी पोटी के लिए बाहर। हमारे यहाँ बाथरूम नहीं बना है तो यही मौका है, इवनिंग हो गया है, तुम पोटी से हो आओ, वरना तुमको कौन ले जाएगा। फिर मैं सुबह में 4 साढ़े 4 बजे आऊंगी तुमको उठाने के लिए, तुम उठ जाना, उस समय भी तुम बाहर चले जाना। जब तक हमारे घर में बाथरूम नहीं बन जाता बेटा, तुमको रात में या फिर सुबह ही बाथरूम के लिए जाना होगा, तुम दिन में नहीं निकल सकती क्योंकि तुम बहू हो। तो जो दुल्हन थी वो उठ के बैठ गई। दुल्हन के अंदर तो चुड़ैल थी, तो चुड़ैल ने सोचा कि एक काम करते हैं, इसका शरीर छोड़ देते हैं, ये सासू माँ के साथ चली जाएगी बाथरूम, तब तक मैं अपने विशाल को अपना लूंगी। चुड़ैल ने तुरंत दुल्हन का शरीर छोड़ा और उड़ गई। जैसे ही दुल्हन का शरीर छोड़ा, दुल्हन नीचे बेड पे गिर गई। फिर सासू माँ ने दुल्हन को उठाया और दुल्हन ने पूछा क्या हुआ मम्मी जी? तो सास बोली कि चलो बेटा बाथरूम चलो। सास और दुल्हन दोनों लोग बाथरूम के लिए निकल गए। विशाल घर से बाहर था, तो विशाल को लगा ना कि मेरी जो वाइफ है घर के अंदर मेरा वेट कर रही है, और जो चुड़ैल थी उसने दुल्हन वाला रूप लिया, पूरा का पूरा घूंघट लिया और बैठ गई, यह सोच के कि विशाल आएगा मेरा घूंघट उठाएगा। विशाल घर के अंदर गया, कुंडी लगाया और उसके बाद जाके
उसने दुल्हन से बात करने की कोशिश की, बट दुल्हन कुछ बोल नहीं रही थी, बस स्माइल दे रही थी, वो भी घूंघट के अंदर। विशाल को लगा ना कि ये शर्मा रही है। फिर विशाल एकदम पास में गया और घूंघट हटाया। उसने अपनी वाइफ को देखा तो बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ और उसने बोला कि थैंक गॉड तुम मेरे साथ हो। मुझे लगा ही नहीं था कि तुम मुझे कभी मिल पाओगे। मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा पागल हो रहा था, पर हमारे घर वाले थे कि हमारी बात मान लिए। मतलब उसने बात छेड़ी, लेकिन जो चुड़ैल थी उसको तो बात करना ही नहीं था। वो तो बस चाहती थी कि विशाल को कैसो भी मैं अपना लूं। इसलिए उसने खुद पहल किया और विशाल के हाथ वाथ टच करने की कोशिश की। यहाँ पे विशाल बहुत ही ज़्यादा खुश था, वो सिर्फ बात करना चाह रहा था। उसने बोला है कि इतनी हड़बड़ी क्या है, तुम अभी रुको, मुझे तुमसे बात करना है। यहाँ पे चुड़ैल मानने के लिए तैयार नहीं थी। तभी क्या हुआ कि गेट बजना स्टार्ट हो गया। गेट के बाहर विशाल की माँ दरवाजा पीट रही है कि बेटा गेट खोल, गेट खोल, कब तक तेरी बीवी बाहर रहेगी। विशाल गया गेट खोलने के लिए, तभी चुड़ैल गेट के सामने आके खड़ी हो गई और उसने बोला कि नहीं, आप गेट मत खोलिए, आज हम लोग अंदर चलते हैं, जो भी है हमारी सुहागरात है, जब हो जाएगी तब आप गेट खोलिएगा। तो विशाल बोला कि नहीं, माँ गेट पे है और वो चिल्ला रही है, खोलने तो दो, देखूं कि घर में क्या हुआ है, कहीं कुछ हुआ तो नहीं ना किसी को, नहीं मुझे खोलने दो। चुड़ैल बोली कि नहीं, नहीं खोलिएगा आप। विशाल बोला कि नहीं खोलना है। तो विशाल ने चुड़ैल को ऐसे साइड किया और गेट खोल दिया। जैसे ही विशाल ने गेट खोला, उसने देखा कि उसकी माँ और उसकी बीवी सामने खड़े हैं और विशाल के पीछे भी उसकी बीवी खड़ी है। विशाल हो गया कंफ्यूज। उसने बोला कि तुम दोनों में से कौन मेरी बीवी हो। जो चुड़ैल थी वो लगी चिल्लाने की मैं तुम्हारी बीवी हूँ, और जो सास के साथ खड़ी थी वो बोल रही थी कि नहीं मैं तुम्हारी बीवी हूँ। दोनों में बहुत ही ज्यादा लड़ाई हो रही थी। तो सासू माँ को समझ नहीं आया कि मेरी दोनों बहू कौन है। तभी सासू माँ ने बिना कुछ बोले अपने कदम पीछे लिए और रसोई घर में गई। वहां जाकर 2 सूखा मिर्चा जला के ऐसे प्लेट में लेके आ गई दोनों बहुओं के सामने और बोली कि जो मेरी बहू होगी वो अपने आप सामने आ जाएगी, जो दूसरी वाली बहुरूपिया होगी वो अपने आप हट जाएगी। दोनों बहुओं के सामने ऐसे धुआं करने लगी। जो चुड़ैल थी वो अपने असली रूप में आई। फिर चुड़ैल उड़ी और हंसते हुए बोली, बुढ़िया तू तो बहुत चालू निकली, तूने तो बचा लिया आज अपने बेटे को, लेकिन कब तक मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगी और आज कैसो भी मैं तुम्हारे बेटे को पाके रहूंगी। तो बुढ़िया बोली कि बेटा संभव ही नहीं है, तुमको क्या लगा कि तुम मेरे बेटे को ऐसे ही पालोगी, ऐसा संभव नहीं है, मेरे जीते जी तो बिल्कुल भी नहीं। बुढ़िया ने क्या किया कि 2-2 सूखा मिर्चा पूरी रात जलाती रही। घर वाले उठ के आ गए क्योंकि धुआं धुआं हो गया था पूरा घर। घर वालों ने पूछा कि तुम इतना सूखा मिर्चा क्यों जला रही हो। तब विशाल की माँ ने बोला कि ऊपर देखो। जो चुड़ैल थी ना वो सबके सामने हवा में नाच रही थी, घूम रही थी, लेकिन वो थकने का नाम नहीं ले रही थी। पूरे घर वाले दूल्हा दुल्हन के पास ही बैठे रहे ताकि चुड़ैल धावा ना बोल दे विशाल पे। सबको डर हो गया कि चुड़ैल अगर विशाल को पकड़ ली ना तो वो अपनी दुनिया में लेके चली जाएगी। तो कैसो कैसो रात कटी। जैसे ही सुबह हुई सासू माँ ने एक तांत्रिक को बुलाया और ताबीज बनवाया अपनी बहू के नाम से, लड़के के नाम से, फिर पूरे घर को बंधवा दिया और तांत्रिक को बोला कि आप उस चुड़ैल को पकड़िए। तो तांत्रिक ने बोला कि ये तो संभव ही नहीं है, चुड़ैल दिखे तब तो पकड़े ना, चुड़ैल तो दिख नहीं रही है। और चुड़ैल जो थी ना वो बांस के ऊपर बैठ के सारा चीज देख रही थी। चुड़ैल ने बहुत दिनों तक इंतजार किया कि ताबीज अब टूटेगा, अब गिरेगा, या फिर कैसो भी घर का जो धागा बांधा गया है वो गिर जाए ताकि मैं प्रवेश कर लूं और विशाल को पालूं। लेकिन ये चीज संभव ही नहीं हुआ। विशाल की जो माँ थी ना वो हमेशा चेक करती थी कि कहीं धागा कमजोर तो नहीं हो गया ना बेटा बहू का। दोस्तों आखिरी में चुड़ैल को ही हार मान के वहाँ पास से बसवाड़ा छोड़ के जाना पड़ा, क्योंकि इन लोगों की जो ताबीज थी ना वो कभी उतरी ही नहीं। और बाद में तांत्रिक को बुला के फिर से दिखवाया गया चुड़ैल के बारे में, तो चुड़ैल दूर दूर तक नहीं थी। तब जाके उस घर का माहौल शांत हुआ। आज की कहानी सचमुच में घटित और रूह कपा देने वाली कहानी है।
आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसे भूत की कहानी शेयर करने वाली हूँ जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और यह भूत बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो चलिए बिना देर किए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये मेरे खुद के आंटी के साथ घटित कहानी है। आंटी जी ने बताया कि जब उनकी एज 13-14 साल की थी तब यह घटना उनके साथ घटित हुई। आंटी जी के दादाजी उन्हें हमेशा मना करते थे कि बेटा इवनिंग के बाद से तुम लोग घर से बाहर मत निकला करो। तुम लोग मॉर्निंग में जो उठ के बगीचे में जाते हो आम चुनने के लिए मत जाया करो। बगीचा बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और तुम लोगों को कुछ हो जाएगा तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। तुम हमारे घर के बच्चे हो, तुम हमारी बात माना करो। बट आंटी जी और उनके छोटे भाई ये सारी चीजें नहीं मानते थे। वे बोलते थे कि ठीक है दादा, हम नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। बट ये लोग अपने दादा के पीठ पीछे बगीचा में भाग जाया करते थे। एक दिन की बात है, आंटी जी के जो दादाजी थे वे खटिया डालकर यानी चारपाई डालकर घर के बाहर सो रहे थे और उन्होंने अपने घर के बच्चों को बोल दिया था कि अगर मॉर्निंग में कोई भी बच्चा बगीचा में गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यहाँ पर आंटी जी ने अपनी दादा की बातें सुनकर डर गई। उन्होंने सोचा कि हम लोग बाहर कैसे जाएंगे, दादा तो सो रहे हैं और दादा से हमें बचना है। और आंटी जी को ना आम की लालच थी। उस रात आंटी जी अपने दोस्तों को इकट्ठा करके एक छोटा सा मीटिंग रखी और सारे दोस्तों को बोल दी कि देखो हम सारे लोग बगीचा में जाएंगे और मैं अपने भाई को लेके आज बगीचा में नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरा भाई डर के मारे दादा के सामने मुंह खोल देगा। और हम लोग ना खूब सुबह उठेंगे और सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे, फिर धीरे से निकल जाएंगे। मेरे जो दादा हैं वे बाहर सो रहे हैं, तो एक काम करती हूँ, मैं अपने छत से मैं बाजू वाले के छत पे आऊंगी, उनसे बाजू वाले के छत पे आऊंगी और ऐसा करके हम सारे लोग दूसरे के घर में है यानी दूसरे के घर के तरफ से निकल जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो आंटी जी की जितने भी दोस्त थी वो सारे लोगों ने हामी भर दी। गांव में क्या होता है कि एक दूसरे के छत सटे हुए होते हैं। अगर कोई इंसान चाहे तो अपने छत से दूसरे के छत पे जा सकता है, उससे तीसरे के छत पे जा सकता है। तो आंटी जी का जो ये प्लान था वो एकदम फिट था। दोस्तों, चांदनी रात थी। आंटी जी को पता नहीं चला कि आधी रात है या सुबह है। वे गलती से रात के 2-2:30 बजे उठ गई। वैसे उनको बहुत बेचैनी लगी हुई थी कि हमको आम चुनने जाना है चाहे कुछ भी हो जाए, और वो बाबा के डर से ठीक से सो नहीं पाई थी। तो उनको लगा ना कि सुबह हो गया है। वे उठी और अपने छत से बाजू वाले छत पे गई और उससे उसके बाजू वाले छत पे गई और अपने दोस्तों को उठाया। गर्मी का मौसम होता है, सारे लोग छत पे ही सोते हैं, और बोला कि चलो मैं झोला लेके आई हूँ, तुम लोग भी अपना अपना झोला ले लो, हम लोग बगीचा में चलते हैं, आम चुन लेते हैं। ऐसा ना हो कि हमसे पहले कोई आके आम चुन ले। तो दोस्तों ने बोला कि तू जाना, आधे घंटे बाद चलेंगे, अभी रहने दे, अभी मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दे। तो आंटी जी ने बोला कि नहीं, उठना है तो अभी उठो वरना मैं तुमको छोड़ के चली जाऊंगी और हम लोग आधे घंटे का वेट नहीं कर सकते क्योंकि मेरे दादा उठ जाएंगे ना तो हम लोग को डांटेंगे, और तुम लोग को तो पता है कि दादा सुबह में ही उठ जाते हैं। अभी दादा सो रहे हैं, मैंने चेक किया, तो अभी हम लोग चलते हैं। दोस्त रेडी नहीं थी, फिर भी आंटी जी ने अपने ग्रुप के सारी लड़कियों को इकट्ठा कर लिया और आंटी जी के ग्रुप में ना कम से कम 5-6 लड़कियां थी। तो ये सारे लोग बगीचा के तरफ निकल गए। बगीचा में जाके देखे तो बहुत सारे आम गिरे हुए थे। सारे लोगों ने झोला भर भर के आम चुना और ये लोग बहुत खुश थे, ताली बजा रहे थे कि देखो मुझे बहुत आम मिला, घर जाएंगे तो हम लोग आम और रोटी खाएंगे। आंटी जी अपना झोला उठाई, उनके दोस्त अपना झोला उठाई, ये सारे लोग चलने लगे। तभी इन लोगों को महसूस हुआ कि इन सारे लोगों का नाम लेकर कोई पीछे से बुला रहा है। फिर आंटी जी पीछे मुड़ी, आंटी के सारे दोस्त पीछे मुड़े, कोई नहीं दिखा। फिर ये लोग थोड़े आगे आए, फिर कोई बहुत ही तेज तेज की आवाज देके इन्हें बुलाने लगा और डांटने लगा कि खबरदार, तुम लोगों ने मेरे आम लेके गए, मुझे भी आम का शेयर दो। आंटी जी बहुत डर गई और वो पीछे मुड़ के देखी। आंटी के साथ साथ जितने भी उनके दोस्त थे सारे लोग पीछे मुड़ के देखे। तब इन लोगों का होश उड़ गया। इन लोगों के हाथ से जो झोला था ना वो छूट गया और वहीं पे सारा का सारा आम गिर गया। और इन लोगों ने देखा
कि एक बहुत भारी विशाल आदमी खड़ा है जिसका केवल धड़ है, सर गायब है। इन लोगों के पैर के नीचे से मानो जमीन निकल गई। आंटी जी रोना स्टार्ट कर दी। आंटी जी ना बहुत ही तेज तर्रार थी बचपन में, लेकिन इनकी जितनी भी दोस्त थी वे सारी की सारी इनसे एज में साल भर, 1.5 साल, 2 साल बड़ी थी। वे सारे लोग लगे चिल्लाने कि अंजनी भागो भागो, यहाँ पे क्या कर रही हो, भागो, भूत भूत भूत। अब आंटी जी वहां से हिल नहीं पा रही थी। आंटी जी की एक दोस्त ने आंटी जी का हाथ पकड़ा और घसीटा। आंटी जी मुड़ी और मुड़ के लगी भागने। जो भूत पीछे खड़ा था वो भी आंटी जी को दौड़ाने लगा। अब ये बच्चे रोते गाते चिल्लाते भागने लगे। इन सारे बच्चों में एक हेल्दी लड़की थी जो कि वही जमीन पे गिर गई और लगी रोने की मुझे भी लेके चलो, मुझसे बचाओ, ये मुझे छोड़ेगा नहीं, ये मुझे मार देगा। आंटी जी के कुछ दोस्त आगे निकल गई और 1-2 दोस्त पीछे रह गई। उन लोगों ने क्या किया कि उस मोटी लड़की का हाथ पकड़ा। 2 लड़की ने मिलकर उसको घसीटना स्टार्ट कर दिया। वह लड़की घसीटाते घसीटाते उठी और वह भी भागने लगी। इन लड़कियों के पीछे वह सिर कटा इंसान यानी कि सिर कटा भूत पीछे पड़ गया और उसने भी इन लोगों को दौड़ा दिया। दोस्तों, आंटी जी और आंटी जी के दोस्त इतने भागे थे कि इन लोगों की सांसें फूलने लगी थी। इन लोगों के अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची थी। अभी इन लोगों से भागा नहीं जा रहा था। तभी इन लोगों की नजर सामने की कुटिया पे पड़ी। वहां पर आग जल रहा था और उस कुटिया में एक बूढ़ा इंसान हमेशा से वही रहता था। यह जो कुटिया थी वह बगीचा के बाहर था और वह बूढ़ा इंसान अपने गाय, भैंस, बैल वगैरह को रखता था, वहीं पे खेती वगैरह करता था और रात में आग जला के रखता था ताकि मच्छर वगैरह उसको और उसके जानवरों को ना लगे। जब उस बूढ़े इंसान ने इन सारे लोगों का चिल्लाना सुना तो वह डर के उठ गया और वह सोचने लगा कि कौन है, क्यों चिल्ला रहा है इतने रात में। वह अपनी कुटिया से बाहर लालटेन लेके निकला। तब उसने देखा कि 4-5 बच्चियां हैं जो चिल्ला रही हैं। तब उस बूढ़े इंसान ने पूछा, क्या हुआ बेटा तुम लोग के साथ, तुम तो फलाने की बेटी हो ना। तो सारे बच्चे ऐसे सर डुलाए। फिर उस इंसान ने सारी बच्चियों को लेकर उस कुटिया में बैठा, आग के सामने बैठाया और उनसे पूछा कि क्या हुआ, पूरी की पूरी बात बता। तब उन बच्चों ने डरते हुए, हाफते हुए सारी घटना बताई। तब उस इंसान ने आग को और बढ़ा दिया, आग न तेज कर दिया और बोला कि एक काम करो, तुम लोग यहीं पे बैठो। तुम लोगों को शायद पता नहीं है अभी रात का 2:30 हो रहा है और इतनी रात में तुम्हें निकलने की क्या जरूरत थी। अगर मैं नहीं होता तो तुमको कौन बचाता। तुम लोग पागल हो क्या। तुम्हारे बाबा, दादा, पापा जो कुछ भी तुम्हें सिखाते हैं, समझाते हैं, अच्छा बताते हैं, फिर भी तुम लोग यकीन नहीं करते हो। बताओ आज कुछ हो जाता तो कोई क्या कर लेता। फिर उस बूढ़े इंसान ने बच्चों को सुबह होने तक अपने पास रखा। जब पूरी की पूरी रोशनी हो गई तब उन बच्चों के घर ले जाकर छोड़ा। जब आंटी जी के दादा को पता चला कि यह सारी घटना रात में घटित हुई तब उन्होंने उस बूढ़े इंसान का शुक्रिया अदा किया। फिर बाद में आंटी जी को सीने से लगा के रोए और उन्होंने बोला कि बेटा आज के बाद से तू बगीचा नहीं जाएगी, तुझे आम खाना है तो मैं खरीद के लाऊंगा, लेकिन तू बगीचा नहीं जाएगी। और आंटी जी भी लगी रोने और उन्होंने बोला कि हाँ दादा आप सही कहते हो, आज के बाद मैं बगीचा नहीं जाऊंगी। बस आंटी जी ने इतना ही बोला कि उनकी जो बॉडी थी ना बहुत ज्यादा तप रही थी, उनको फीवर आ गया था, उनको कपकपी लग गया था। फिर घर वालों ने डॉक्टर को बुला के उनका इलाज कराया। आंटी जी के साथ ऐसा हो गया कि उनका बुखार टूटता ही नहीं था। उनको यह बात भुलाने में बहुत समय लगी। आंटी जी के जो दादाजी थे वे बहुत बड़े पुजारी थे और उन्होंने आंटी जी को सिखाया, समझाया कि देख बेटा ऐसी सिचुएशन में कभी भी तू फंस तो हनुमान चालीसा पढ़। आंटी जी के दादा ने हनुमान चालीसा आंटी जी को याद करवा दिया और उसके बाद हमेशा आंटी जी पूजा पाठ करती थी। आंटी जी का जो विश्वास होता है ना वो भगवान में लग गया, पूजा पाठ में लग गया। लेकिन यह घटना आज तक मेरी आंटी भुला नहीं पाई।
कभी भी भूत प्रेत वगैरह का चर्चा होता है तब वे इस चीज को बताती हैं। हाँ जी दोस्तों, ये बात सही है कि जो उनको विशाल आत्मा दिखा था जिसका केवल धड़ था, सर नहीं था, इस टाइप की भी भूत होते हैं। उनको सरकट्टा भूत बोलते हैं और वे इस टाइप के भूत तभी बनते हैं जब उनकी मतलब दुनिया छोड़ने से पहले कोई उनको मार दे, उनका सर अलग कर दे, धड़ अलग कर दे, तब जाके ऐसी आत्माएं होती हैं। और ऐसी आत्माएं सुन सकती हैं, देख नहीं सकती, भले सर के साथ कान चला ही क्यों न जाए, फिर भी वे लोग अंदाज से पकड़ने की कोशिश करती हैं। अगर उन आत्माओं के हाथ में कोई आ गया तो नहीं बच सकता। वे बहुत ही खतरनाक भूत होते हैं और इनके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है। इसी टाइप का एक भूत मेरे भी गांव के बगीचे में रहता है, उसके बारे में हम कभी और चर्चा करेंगे। आज की कहानी सचमुच में घटित और रूह कपा देने वाली कहानी है। आज जो मैं स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ये कहानी मेरे खुद के घर में घटित कहानी। मेरे बड़े पापा को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता था कि भूत प्रेत वगैरह भी इस दुनिया में होते हैं। वे हमेशा उनको मजाक में लेते थे, लेकिन एक भूत ने ऐसा सबक सिखाया कि बड़े पापा आज तक उस चीज को नहीं भूल पाए। मैंने जब ये कहानी सुनी, मेरी जो रूह है ना वो कांप गई। बहुत ही ज्यादा मुझे डर लगा, मैं पसीने पसीने हो गई और मेरे बड़े पापा से बोला कि बड़े पापा आपने महसूस किया था उसे? फिर बड़े पापा ने बोला कि हाँ, आज भी मैं उस दिन को याद करता हूँ तो मैं कांप जाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी सुनाने से पहले मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि क्या आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है? जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है उनको तहे दिल से धन्यवाद, और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी टाइप के मैं और भी हॉरर वीडियोस आपके साथ शेयर कर सकूं। दोस्तों, आज जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ, यह कहानी आज के 30-35 साल पहले मेरे बड़े पापा के साथ घटित हुई। मेरे बड़े पापा जो थे वे बहुत ही ज्यादा गुस्सैले थे और अगर उनके सामने आप भूत प्रेत वगैरह की बात छेड़ दो ना तो वे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाते थे और खुलेआम धमकी देने लगते थे कि तुम में दम है तो तुम मेरे पास आओ, मुझे छू के दिखाओ। कोई आत्मा नहीं होता, कोई भूत नहीं होता, कोई भूतनी नहीं होती, तुम लोग कैसे बोल लेते हो, तुम लोग कैसे महसूस कर लेते हो, मेरे साथ तो कभी कुछ नहीं होता था। मैं यूपी से हूँ और मेरा जो टाइटल है ये तिवारी है। तो हमारा जो तिवारी खानदान है बहुत बड़ा खानदान है, इसको आप एक गांव घोषित कर सकते हो, मतलब बहुत बड़ा खानदान है। लेकिन सारे लोग एक साथ नहीं रहते, कुछ लोग ओरिजिनल जहाँ के हम हैं वहाँ रहते हैं तो कुछ लोग नवरसा पे रहते हैं। नवरसा का मतलब होता है कि सपोज मेरी जो माँ है अगर उनके भाई नहीं होते तो माँ अपने मैके में बस जाती, तो हम लोग उसको नवरसा बोलते हैं। अभी जहाँ पे मैं रह के आई हूँ मतलब मेरा जो मैका है वे नवरसा है। वहां पर मेरे परदादा की माँ आई थी और वे वहीं पे बस गई, वे कभी भी अपने ससुराल नहीं गई। उनकी जो देवरानी थी वे ससुराल में बस गई, मतलब जो हमारा ओरिजिनल घर हुआ वहां पे। तो इस तरह से हम लोग ना बहुत सारी जगहों पे बट गए। हम लोग कभी फंक्शन में मिलते हैं या किसी काम वगैरह में मिलते हैं तो मिलते हैं, वरना बहुत कम एक दूसरे को हम लोग जानते भी हैं। जो मेरे दादा परदादा है ना वे लोग जानते हैं वहाँ के दादा लोगों को, बट मैं नहीं जानती, मैं किसी को भी नहीं जानती। मेरे पापा शायद 1-2 लोगों को पहचान भी जाए बट हम लोग नहीं पहचानते। तो इसी तरह जो मेरा खुद का ओरिजिनल घर था वहां पर एक इंसान दुनिया छोड़ के चला गया। फिर क्या हुआ कि खबर आया नवरसा यानी जहाँ पे फिलहाल हम लोग थे वहां पे बड़े पापा के यहाँ कि आप लोगों को आना पड़ेगा, क्योंकि जो लाश होती है ना, बॉडी होती है ना, उसको कंधा दिया जाता है, तो कंधा देने के लिए आना पड़ेगा। यहाँ पे लोगों की कमी हो रही है, जितने भी लोग थे वे बाहर कमाने चले गए हैं और सिर्फ औरतें पार्टी बच गई है। कंधा उठाने के लिए कम से कम 4 लोग की जरूरत पड़ती है, 4 लोग नहीं पूर पा रहे हैं तो आपको आना पड़ेगा। तो मेरे जो बड़े पापा थे वे बोले कि ठीक है हम आ जाएंगे अपने चाचा के साथ। तो मेरे बड़े पापा उन्होंने अपने चाचा यानी मेरे दादा के साथ चले गए वहां पे, मतलब मेरा जो ओरिजिनल घर है ना वहां पे।
और जाकर कंधा वगैरह दिया, वहां पे रहे। फिर मेरे बड़े पापा घर चले आए। दोस्तों, कोई भी दुनिया छोड़ के चला जाता है तो ऐसे कंडीशन में छुतका लगता है। छुतका मीन्स होता है कि हम लोग सिंपल खाना खाएंगे, दाल में हल्दी नहीं पड़ेगा, तेल नहीं पड़ेगा, इस टाइप से सिंपल खाना खाया जाएगा जब तक काम नहीं मिट जाता तब तक। तो तिवारी खानदान जो है वो एक ही है, चाहे कुछ लोग वहां रहे चाहे कुछ लोग यहाँ रहे। छुटका तो पूरे खानदान को लगा था, तो सारे लोग इस चीज को मतलब नियम से मना रहे थे। इसी तरह 10-12 दिन बीत गया और जो काम का दिन होता है ना वो एकदम पास में आ गया। फिर से प्लानिंग हुई कि जो मेरे दादा हैं और जो मेरे पापा हैं मतलब बड़े पापा, ये दोनों लोग जाएंगे काम में, जो काम किया होता है ना उसमें शामिल होंगे। तो बड़े पापा ने बोला मेरे दादा को कि एक काम करते हैं, हम लोग चलते हैं बाइक से और जितना भी वहाँ का काम है सब देख दाख लेंगे, फिर हम लोग रिटर्न आ जाएंगे इवनिंग में बाइक से। वहां पे रुक के कोई मतलब तो बनता नहीं है। तो मेरे दादा ने भी हामी भर दी कि हाँ चलो ठीक है, तुम जैसा बोल रहे हो सही है। बड़े पापा और दादा ये लोग सुबह में चले गए मेरे ओरिजिनल घर पे, वहां पे गए, रहे, काम वगैरह किया और रिटर्न ये लोग इवनिंग में आ रहे थे। जब ये लोग रिटर्न हो रहे थे ना तो काफी लेट हो गया था, मतलब रात के 10, साढ़े 10, 11 के आसपास हो गया था। मेरे बड़े पापा ना बहुत ही तेजी में बाइक चला रहे थे, बहुत ज्यादा तेजी में थे। उनको था कि जल्दी से हम लोग घर पहुंच जाए। बड़े पापा गांव के पास में एक बगीचा है, वहां पर आके अचानक से बाइक में ब्रेक लगा दिया। मेरे जो दादा थे ना वे गिरते गिरते बचे और उन्होंने बोला कि तू पागल हो गया है क्या, ऐसे कौन बाइक रोकता है, तू ऐसे कैसे लगा दिया, क्या हुआ। बड़े पापा ने कहा कि नहीं मैंने तो ब्रेक नहीं लगाया, बाइक तो अपने आप रुक गई, ऐसे कैसे हो गया। यहाँ पे दादा और बड़े पापा में झिक झिक होने लगा। बड़े पापा बोल रहे हैं कि नहीं मैंने तो बाइक नहीं लगाया और दादा बोल रहे कि तुमने लगाया। इस टाइप से ये लोग आपस में लड़ रहे थे। फिर बड़े पापा ने बोला कि अच्छा ठीक है जाने दो, मैं एक काम करता हूँ, दोबारा बाइक स्टार्ट करता हूँ, फिर हम लोग निकलते हैं। बड़े पापा ने बाइक स्टार्ट किया और आगे बढ़ने की कोशिश की, फिर भी वे आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। बड़े पापा बोल रहे हैं कि पता नहीं क्या हो गया, बाइक तो स्टार्ट हो जा रही है बट आगे नहीं जा रही है। तो बड़े पापा ने बाइक को ऐसे तिरछा कर लिया मोड़ने के लिए कि मैं तिरछा मोड़ के निकल जाता हूँ। तो बाइक तिरछा तो हो गई बट आगे नहीं निकल पा रही थी। फिर बड़े पापा ने बाइक को फिर से तिरछा किया, मतलब दूसरी तरफ, फिर भी बाइक नहीं निकल पा रही है। यहाँ पे बड़े पापा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये चल क्या रहा है। लेकिन यह सारा सीन देख के मेरे दादा को समझ आ गया कि आखिर ये हो क्या रहा है। दादा ने बहुत ही तेज गाली देते हुए बोला कि तू है कौन, क्यों रोक रहा है हमें, तू जानता नहीं है हम लोग कौन है, हमें जाने दे वरना अच्छा नहीं होगा। तब तक अचानक से बहुत तेज तेज की ना हंसने की आवाज आई और सामने कोई दिख नहीं रहा है, आवाज आ रही है। बड़े पापा चारों तरफ घूम घूम के देख रहे हैं कि भाई है कौन, लेकिन कोई दिख नहीं रहा था। उन्होंने गाड़ी की टॉर्च जलाई, उन्होंने खुद जो टॉर्च लेके गए थे ना वे जलाया, लेकिन कोई नहीं दिख रहा था, सिर्फ हंसने की आवाज आ रही थी। मेरे जो दादा थे वो तो गाली गलौज बहुत ज्यादा दे रहे थे, वे तो डर ही नहीं रहे थे। और दादा को समझ में आ गया था कि किसी ऊपरी हवा का यह काम है। यहाँ पर बड़े पापा भी नहीं डर रहे थे, लेकिन उनको यकीन नहीं हो रहा था कि मतलब कोई भूत प्रेत वगैरह है। मेरे दादा ने बड़े पापा को इशारा दिया और बोला कि तू शांत रहे और सचमुच में यह कोई आत्मा है, हमारे साथ कोई मजाक नहीं कर रहा है और यह आत्मा हमें आगे नहीं जाने देगी। बड़े पापा हंसने लगे और बोले कि देखो चाचा, हमें कोई बुद्धू बना रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, मैं तो जाऊंगा, मैं भी देखता हूँ किसके अंदर दम है, कौन मुझे रोक लेता है। बड़े पापा ने फिर से बाइक स्टार्ट किया और कोशिश किया कि मैं बहुत ही तेज मतलब उड़ जाऊं। यहाँ पर बड़े पापा बाइक सहित गिर गए और गिरने के बाद से उनके घुटने में बहुत तेज की चोट लगी। बड़े पापा को समझ में नहीं आया कि मैं कैसे गिरा, लेकिन गिर तो गए थे वे। फिर वे उठे और उनके घुटने से ना ब्लड निकलने लगा। बड़े पापा ने जब देखा तो उनका जो दिमाग था ना वो ठनक गया। बड़े पापा को भी हल्का फुल्का महसूस हुआ कि हाँ कोई तो आत्मा है जो मुझे जाने नहीं दे रही है। बड़े पापा ने चिल्लाया, गाली दिया और बोला कि तुझे लड़ना है तो तू सामने से लड़, तू कैसा है, तू पीठ पीछे वार करता है, तुझे शर्म नहीं आती, तू ऐसा है तू वैसा है। मतलब बड़े पापा ने बहुत ज्यादा गाली गलौज वगैरह दिया। वो जो आत्मा था ना बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और बोला कि तू मुझ
पे विश्वास नहीं कर रहा है, तू मुझसे नहीं डर रहा है, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। उस आत्मा ने बड़े पापा को बहुत चाटे मारे, उठाए पटके, इधर उधर बहुत ज्यादा परेशान किया। और जो मेरे दादा थे वो छुड़ाने जा रहे थे ना, तो दादा को भी 2-3 चाटे वगैरह लगी। तभी दादा को अचानक से एक बाबा की याद आई। तब मेरे दादा ने बहुत ही तेज तेज का चिल्ला चिल्लाकर बोलना स्टार्ट कर दिया कि लकड़हावा बाबा हमें बचाओ, ये आत्मा हमें मार देगा, लकड़हावा बाबा हमें बचाओ। मेरे बड़े पापा को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर जो मेरे चाचा है क्यों चिल्ला रहे हैं, इनको क्या हो गया। और मेरे बड़े पापा को उस आत्मा ने बहुत ही बुरी तरह से मार दिया था, लगभग समझो कि अधमरा ही कर दिया था। तभी अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि एक रोशनी जली और वह जो आत्मा था वो अचानक गायब हो गया। और यहाँ पर चाचा ने बड़े पापा को उठाया और बोला कि बेटा हमारी किस्मत अच्छी है कि हम लोग बच गए हैं, एक काम कर तू मुझे पकड़ और तू पीछे बैठ, मैं बाइक लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे बड़े पापा की हालत नहीं थी कि वे पीछे बैठ सके। फिर दादा ने बड़े पापा को सहारा दे के पीछे बैठाया बाइक पे और गमछा से बांध लिया बड़े पापा को। और उसके बाद बाइक स्टार्ट करके वे घर आए। घर आने के बाद से घर वालों ने जब देखा बड़े पापा का रूप रंग वगैरह, तो घर वाले का होश उड़ गया। घर पे से रोना पीटना वगैरह चालू हो गया और सारे लोग डांट रहे थे कि तुम लोग क्यों आधी रात को निकले, तुम लोग क्यों आए, अगर इवनिंग हो गया था तो तुम लोग रुक जाते, नेक्स्ट डे आते, तुम लोग क्यों आधी रात को वहां पे आके फंसे, अगर आज तुम लोग की किस्मत नहीं होती तो तुम लोग बचते नहीं। फिर बड़े पापा को जब होश आया तो उन्होंने पूछा दादा से कि ये लकड़हावा बाबा कौन है। फिर दादा ने बड़े ही प्यार से बताया उनको कि देखो ये जो लकड़हावा बाबा है ये सामने वाले बगीचे में रहते हैं और वे पूरे गांव का रक्षा करते हैं। तो बड़े पापा बोले कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये बाबा है कौन, और मैंने तो कभी नहीं सुना लकड़हावा बाबा का नाम, आपने अचानक से लिया और उन्होंने हमें बचा भी लिया, आखिर वे है कौन। फिर मेरे दादा ने बताया कि जो लकड़हावा बाबा है वे उनके दादा के समय के हैं और पहले के लोग ना बहुत ही ज्यादा गरीब होते थे, उनको खाने पीने का सामान नहीं हो पाता था, तो वे लोग एक टाइम खाते थे, 2 टाइम खाते थे, कैसो भी अपना पेट पालते थे। बहुत सारे लोग तो भुखमरी के कारण दुनिया छोड़ देते थे। तो उन्हीं में से एक गरीब लड़का था जो कि एकदम ही गरीब था, उसके पास कुछ नहीं था खाने के लिए। तो वह लड़का कुछ दिनों तक पत्ता खा के रहा, फिर भी उसका पेट नहीं भरता था। फिर उसने धीरे धीरे ना लकड़ी खाना स्टार्ट कर दिया। फिर वह बहुत साल तक लकड़ी खाया, खाना वगैरह कुछ नहीं खाता था और वह बैठ के तपस्या करता था। वह इतना ज्यादा ज्ञानी हो गया था, उसके अंदर इतने ज्यादा गुण आ गए थे, एक ऐसी एनर्जी आ गई थी कि उससे सारे लोग डरते थे और वह लकड़हावा बाबा के नाम से फेमस हो गया था। वह बहुत दिनों तक उस बगीचा में रहा, गांव वगैरह में नहीं आता था। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम होती थी ना तो लोग बगीचा में जाते थे और हाथ जोड़ के बोलते थे कि बाबा हमें बचा लीजिए, इस आत्मा ने हमें परेशान किया, ऐसे वैसे करके। तो वे उन सबको उस चीज से निकालते थे। तो फिर बड़े पापा ने बोला कि अगर ऐसा है तो लकड़हावा बाबा हमें दिखे क्यों नहीं। वो आत्मा भी नहीं दिखा, फिर भी मैंने महसूस किया, बट लकड़हावा बाबा ने हमें तो दर्शन भी नहीं दिया। तो मेरे बाबा ने बोला कि ये बहुत पहले की बात है, लकड़हावा बाबा अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया, फिर भी उनकी जो आत्मा है ना वह बगीचा में ही है। अगर तुम सच्चे दिल से उन्हें पुकारोगे, अगर किसी भी सिचुएशन में फंसे हो तो वे तुम्हारी मदद के लिए अवश्य आएंगे और उनके आने से कोई भी भूत प्रेत बैताल वगैरह कुछ भी तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। फिर बड़े पापा ने लकड़हावा बाबा पे विश्वास किया और जब मेरे बड़े पापा ठीक हो गए, मतलब शरीर से ठीक हो गए, फिर वे बगीचा में गए और उन्होंने लकड़हावा बाबा को थैंक यू बोला, क्योंकि उस रात अगर वे नहीं आते तो मेरे बड़े पापा इस दुनिया में नहीं होते। तो बड़े पापा ने जब ये कहानी मुझे सुनाई मेरे रोंगटे खड़े हो गए और बड़े पापा ने बोला कि देखो बेटा, कभी भी किसी भी तरह की एनर्जी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मैं यंग था इसलिए मैंने उड़ा दिया, बट ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि भगवान
इंसान है तो वो लोग भी है, और सबकी एक अपनी दुनिया होती है। उन्हें हम ना छेड़े तो ही बेहतर है। अगर वे हमारे साथ बुरा करने पे तुल जाए तो बहुत कुछ बिगाड़ लेते हैं, और यह सजा मैं भुगत चुका हूँ। तो उस दिन से मैं इन चीजों को मानता हूँ। तुम लोग हमेशा सतर्क रहना। और ये बात सही है, जो लकड़हावा बाबा है ना, वे आज भी फेमस है, बहुत सारे लोग उनके नाम जानते हैं। और मैं कुछ दिन पहले ही जानी उनके बारे में, मैं बहुत पहले से नहीं जानती थी। धीरे धीरे क्या होता है ना कि ये सारी चीजें ना लुप्त होती जा रही है। तो इसके बारे में आप लोग का क्या विचार है, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। आज की कहानी बहुत ही ज्यादा खतरनाक, डरावनी और रूह कपा देने वाली है। तो बिना समय गवाए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। आज की जो कहानी है ये मेरी मम्मी सुनाने वाली है। तो मम्मी बताओ, कहाँ घटित कहानी है? वो मेरा पहले घर था, वो पुराना वाला खपड़ा के घर था। वो अच्छा। मिट्टी से बना हुआ मिट्टी का बना हुआ घर हाँ, था। मिट्टी का बना हुआ था। अच्छा। तो वहाँ एक बहुत बड़ा एथी का बड़हर का पेड़ था। वो फरता था पीला पीला, और हाँ, वो कुछ लोग आदमी समझे, कुछ नहीं समझेंगे। गोल पहले कच्चे में हरा होता है, पकता है तब पीला पीला होता है। बहुत अच्छा, मीठा बड़हर लगता है। जानते हाँ, हैं लोग बड़हर। बड़हर को। हाँ। हाँ, तो वही पेड़ पर एक भूत रहता था। पेड़ पे? हाँ, वही पेड़ पर, क्योंकि वो लोग हाँ। पेड़े ओड़े पर रहते हैं। अच्छा अच्छा। तो वो क्या हुआ कि उधर से वो इधर वो छोड़ के या दूसरा ठर घर बन गया। अच्छा। तो उधर के वो बड़हर का पेड़ कट गया। अच्छा। कटवा दिए। तो वो क्या हुआ कि ये द्वार पर यहाँ जहाँ घर बना था वहाँ बहुत बड़ी एक पीपड़ का पेड़ था। अच्छा। तो उससे पहले जो जहाँ रहता है ना वहाँ उनको अच्छा लगता ना, बस वो क्या करते, जब 12 बजता रात में तो आदमी जैसे रोते हुए हाँ। वो ये पेड़ पर से बड़हर के पेड़ से वो तो कट गया था। पीपर के पेड़ पर से हाँ। वो वहाँ से उतर वो रोते हुए वो पुराना वाला घर के पास जाता। अरे रे, मतलब जब 1-2 बजता ना हाँ। तो घर के पीछे से रोते थे। यहाँ पक्का बन गया, लिंटर हो गया, अच्छा हो गया, घर बन गया। तो घर के पाछे से रोते हुए जाता था। तो और लोग को नहीं सुनाई देता, माँ के सुनाई देता, बड़ी मम्मी के। एक दिन माँ बोली तो एक दिन नाना तुम्हारा वो भी सोए थे घर में, वो भी सुने कि 1 बज गया, तो इधर से कोई रोते हुए जाता। वो बड़ी मम्मी के कभी कोई के ना कोई के सुना था, प्रतिदिन वही करता। और रोता क्यों? रोता उसका पेड़ कट गया। अच्छा, इसलिए वो लोगों को सुनाता है कि तुम लोगों ने पेड़ क्यों काटा। अच्छा। तो उधर से रोते हुए उधर जाता था। कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था, ऐसे रोते हुए जा रहा था। लेकिन वो मेरा बहन थी, जो बड़ी मम्मी की लड़की थी। अच्छा, हाँ, मतलब पितियावत हाँ, मेरा पापा 2 भाई, तो हाँ। बड़े पिताजी के वो लड़की थी। हाँ। तो सांझ के बेरा ना बच्चे के आंगना में लड़की के सुला दी। हाँ। आंगना में और झाड़ पीपर कितना बड़ा था कि वो अंगनैया दिखाई देता। पहले बड़ी बड़ी अंगना गुल बनता था ना। हाँ। बस क्या किया कि उसी में सुला दिया। सांझ के बेरा था, तो सांझ के बेरा में उस इलाका में लोग निकलते, इधर सुबेरे 2 बजे से 3 बजे तक वो लोग भुरहरिया में घूमते। अच्छा। 12 बजे से वो लोग 3 बजे तक घूमते हैं। उनका टाइमिंग हाँ, उन लोग का टाइम होता है। इधर शाम को घूमते थे। बस वो जा रहा था ना, हाथ गोड़ फेंक के खेल रहे थे। बस उसको मधुमक्खी के भेष पकड़ के उसको काट लिया। काट लिया। वो बड़ी मम्मी वो अंगना में सुला दिए। बच्चे लोग के साज में अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। सही बात है। बस उसको काट लिया। अब वो तो चिल्लाने रोने लगी, रो क्या हुआ, क्या दौड़ के वो लोग उठाए, क्या हुआ। ऐसे देखते देखते 10 मिनट में आंखों को उसको उलटने। अब वो थी छोटी बच्ची थी, ऐसी हो गया, बर्दाश्त नहीं। तब वो क्या, पहले तो डॉक्टर बहुत कम था ना, तब तक कोई ज्यादा वो झाड़ फूक करने वाला होते थे। तब कोई आया ना तो बुला के लाई कि क्या हो गया, क्या तो शायद लौका में यही छोड़ दिए, कोई नहीं था। रोने लगी, अभी सही खेल रही थी, अभी कैसे इतना तेज रोने लगी। रोने के बाद बेहोश होने लगी। तब बुला के लाई ना, देखा तो उसको देखा तो बोला कि अरे ये तो न खेल रही थी अंगना में, और जा रहा था हवा के भेष में, बस मक्खी का भेष पकड़ के आके काट लिया। तब वो क्या करे, झाड़े झुपे उसको पानी उनी बना के ये करते, उसको पिलाते। तो बोले कि क्यों तू किया, तो कहला कि हम तो जा रहे थे कि अंगना में सोए थे, कोई यही नहीं आदमी था, तो हम सोचे कि चलो इसको लेके चलते हैं अपनी दुनिया में। हाँ, लेके चलते हैं। लेकिन झाड़ जो दिया तो अच्छा हो गया। जो छोटी वाली बच्ची थी उसको मतलब समय रहते लोगों ने दिखाया तांत्रिक से, तब जाके वो बची। बची। तो वो मेरा नाना, माँ का चाचा, मेरा नाना का भाई, वो
विद्या सीखते न, पानी में वो लोग 7 दिन जाके नदी में बूढ़ के नीचे जाके विद्या सीखे थे। अरे बाबा रे, तो वो इतना बहुत मतलब खतरनाक विद्या। तो वो आए थे नो, तो हाँ। मेरे माँ से बोले कि बच्ची ये पेड़ पर एक बहुत जगता रहता है। तो वो बोले कि हाँ यहाँ रहता है। रात तो में वो रोता रात भी है, में हाँ। हाँ वो रात में वो जब आए ना तो रात में गांजा पीते, तो वो लोग उनसे डरता था। अच्छा, हाँ नॉर्मल सी बात है, हाँ, जितने हाँ, भी हवाएं होते हैं हाँ, भूत हाँ, प्रेत, वो तो- डरते हैं हाँ तांत्रिक उनसे लोगों डरते से। क्योंकि वो बहुत ज्यादा जानकार थे। बहुत जानकार थे ना। वो तो ताक देते लोग जर जाते, लेकिन उनको पटीदार दुश्मनी से ना उसको किताबें जो किताब पढ़ रहे थे ना, किताब पढ़ पढ़ के सीख रहे थे। अच्छा। पानी में 7 दिन जाके बुड़े थे। उसके बाद वो सीख रहे थे, किताबें चुरा लिया। मतलब अड़ोस पड़ोस हाँ, वाले ने हाँ, विद्या किताबें वाला चुरा ही लिए। बुक चोरी कर हाँ लिया। वो चोरी कर लिए, तो नाना उतना ये थी, ताकि तो जल नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी उनके पास इतनी था। शक्ति थी। हाँ शक्ति था। क्योंकि तो उन्होंने उस सीखा था। रात को उतरता ना हाँ। तो वो ये थी कर लेता, उनको नाना गांजा धराते ना तो पहले उसको देते, वो पी लेता, अपने भी पीते, साथ में वो पीता था। ओके, मतलब नाना जो थे, मम्मी के नाना, हाँ, हाँ, वो ना उन्होंने भूत से दोस्ती कर रखा हाँ, था, हाँ, वो दोनों पीता साथ था। में पीते थे। हाँ, वो पीता था। Okay. ये थी किया, वो भैंस लोग रखते ना, भैंस के दूध गायब कर देता। इतना खतरनाक था हाँ मम्मी। दूध पिया, बाद में इतना उत्पात करने लगा कि बाद ये थी करने वो पी जाता था। भैंस बाद का में दूध लोगों पी को जाता। सताना लगा। हाँ सताने लगा, इधर से रोते हुए रात में जाता ना उधर, रात में कोई नहीं निकलता। डर के मारे। हाँ इतना बड़ा था। एक आदमी आया था ना, वैसे जा रहा था ना, हाँ। तो आ गया वो, पहले ये थी थाना में ना, ये थी था ये क्या चौकीदार चकदार बोलते थे। अच्छा अच्छा, तो चौकीदार था। हाँ तो कोई थाने काम के लिए आया था दरवाजे द्वार पर। हाँ। तो वो मेरा ना मेरे पिताजी ना, बड़े पिताजी तो बेटे थे, वो तो बाहर रहते थे। एक पिताजी कहीं चले गए कोई काम से, अकेले बैठा था, सुरती बना के खाया। तो सुरती बना के खा लिया, वहां गिराया नहीं, उसको वहीं उठा के पटक दिया। ओके, मतलब भूत को चाहिए था कि मुझे भी पटवा रहे। हाँ हाँ तो वैसा क्या- जगता इतना तेज भूत था ना कि वाह। सुरती खाया और उसको थोड़ा सा डाला नहीं ना, वही पटक दिया। लेकिन कैसे उस चौकीदार को पता चले कि यहाँ पे भूत है? नहीं पता भी नहीं तो इसीलिए चलेगा ना। नहीं चलेगा, इसीलिए कोई खाता है ना पहले बाहर में थोड़ा खाना निकाल के रख देता है, वो सुरती खाता तो कुछ तो थोड़ा गिरा देता कि जिसको खाना होगा वो खा लेगा। अच्छा अच्छा, ऐसा हाँ है। तो उसको नहीं ख्याल किया, अब बस वही पटक दिया उसको। अच्छा। तब वहाँ बेहोश पड़ा हुआ था, और पिताजी अरे क्या हो गया इनको, क्या हो गया? तब वो लोग देखे तो कहे अरे इसको तो पैर और पीला पड़ने लगा। तब वहाँ गांव में तो पहले तो नहीं पता था, पहले बहुत लोग का शौक बहुत था ज्यादा। ओझा सोखा सीखने के टाइम टोना। हाँ। तो जेंट्स लोग भी थी सीखते थे। हाँ, हाँ, तांत्रिक विद्या सीखते थे। हाँ बस वो क्या कि आए देखे तो बोला कि अरे ये तो ये ऊपर वाला, ये ऊपर वाला हाँ, हवा ने हाँ, पकड़ लिया है। हाँ, इसको पकड़ लिया है। दिन दोपहर में, बताओ। दिन दोपहर में उसको पटक दिया, इतना उजगता था। हाँ तब मेरी माँ और बड़ी माँ दोनों रात को समय नहीं देखे, पहले तो घड़ी था ना, जब नींद खुल जाता और जोरिया देखते, और जोरिया रात था, वो लोग चल लाइटिंग के लिए चले गए, डब्बा अपना अपना ले लेके, पहले लाइटिंग नहीं था ना। हाँ, तो पहले तो लोग वो बाहर लोग गए निकलते थे। थे। हाँ हाँ गए थे। अब तो ये पीछा कर ले, क्योंकि इन लोगों पर वो चिड़ा हुआ था। हाँ, बस कटवाया गया था। हाँ बस वो लोग देखते कोई नहीं दिखता, जोरिया रात था, लेकिन वो तो वो थपड़ी मारता। मम्मी तुमने ऐसे किया, मैं खुद ही डर गई कि मम्मी कर क्या रही है। हाँ, ऐसे आवाज ताली भी बजा रहा है। ताली का आवाज आ रहा था। हाँ हाँ तो माँ खड़ी अभी थी, हाँ हम लोग दूरी खेत में गए थे, हाँ। वो खड़ी थी, हाँ। अब बड़ी माँ डिब्बा ऐसे रख रहे थे। हाँ, बाथरूम जाने के लिए। हाँ बस वो माँ भी वहाँ रखी थी, खेत में पहुंच गए थे वो लोग। बस ऐसे तब मारने लगा, इसका आवाज मिला ताली का। हाँ। उसके बाद से वो लोग खड़ा होकर पहले वो लोग डर रहे थे, तब तक ले ऐसे चट पैर का लग रहा था कि थॉमस आ रहे हैं। तो बड़ी माँ बोली, तो माँ बोली कि चलिए। तो बड़ी माँ बोलती है कि अपना डब्बा ले लो। माँ कहती है ये थी डब्बा छोड़ दीजिए। आप भागने लगी चिल्लाने लगे, आऊ आऊ करके। अब ये लोग को आवाज निकलना नहीं, गुजरने लगा आवाज। हाँ भाई वो डर लोग के मारे। आऊ 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 करने लगे। तब तक ले कुत्ता भों 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 करने लगे। जब कुत्ता भों भों करने लगे तो फिर वो हट तब तक ले नहीं द्वार पर ये क्या हुआ, कहाँ कौन है, जब आवाज मिले ना हाँ। तब वही खत्म हो गया। अच्छा, मतलब उसने दिखा दिया कि हाँ भाई हाँ, यहाँ हाँ, है। हाँ। तब वो लोग 2 बजे ना ये थी हो गया ना, एक्टिव होते हैं रात के 2-3 बजे एक्टिव। हाँ वो एक और पड़ोसी में कोई गया था ना 12-1 बजे रात में, तो उसके मुंहे नोच लिया। मम्मी तुम भी ना। हाँ हाँ मुंहे नोच लिया।
वो रात में मुंह पर वो बैठे थे लाइटिंग के लिए, वो झाड़ के कुछ दूर से ज्यादा रात था, आगे नहीं बढ़ा था, कुछ दूर आया था, उसको मुंह पर लगा कि कोई मुंह ऐसे मुंह नोच लिया ऐसे, ये खून उन सब टप 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 चूने लगा। सुबह आए तो देखे थे तो सारा घाव फोड़िया बन गया था, सब फोड़िया बन गया। ये क्या हुआ? बोले गिर गए। तो वो भाग गए उधर से। बोले क्या हुआ? तो पता ना हमको क्या। तो मेरे पिताजी नहीं समझ गए, भूत उतना ही होता है, कोई चिड़िया गई होगी, पंख मार दिया होगी। अब बोला था कि नहीं, हाथ से लगा था, ऐसे करके नोच लिया। जिसके साथ होता है वही समझता है। हाँ, बाकी लोग तो ऐसे हवा मुड़ा देते हाँ, हैं। रात में खूने समूह हो गया। उसके बाद से जब वो नाना आए ना, तो सारा ये घटना वो लोग बताए ना। तो नाना क्या किए ना कि वो जनेऊ होता है, जनेऊ रखते थे, पहना जाता है जनेऊ। हाँ, नाना जनेऊ रखते थे। वो जनेऊ से वो पीपर के पेड़ पूरे बांध दिए। जब बांध दिए ना वो पीपर के पेड़, तब से वो किसी को नाना मेरा तबीज बना दिए सबको। हम लोग का जन्म नहीं था, हाँ। लेकिन एक खाली दीदी थी, छोटी बड़ी मस्ती थी, हाँ। उसके बाद वो बना दिया सबको, तबीज बना के दिए ना, ये थी करते। रात में ऐसे देखते ना, कलकत्ता वाला ना तुम्हारा बोल रहे थे मेरा चाचा, कि वो कभी कभी आता ना तो उसको खाली आंख दिखता था, वो चल जाएगा इधर से, लगेगा कि दो आंख जोनी जो होते हैं ना, उसे जोनी दो लगा, वो चल गया। बहुत उत्पात करने लगा वो पेड़ के काटने से। तो वो नाना बोले थे ना कि जो वो रहता था ना उस पर, तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था। लेकिन जब पेड़ कटा ना, घर बनाने के चक्कर में पेड़ कट गया, तब से वो उदास हो गया। उदास हो गया, परेशान सबको परेशान करने लगा ना। बाद में तो सबको डर गए ना कि दादा ये तो मुंह नोच लेता है, ये किसी को खतरा ना पहुंचा दे। बात सही है मम्मी, किसी को भी किसी घर से नहीं निकालना चाहिए। बट बहुत कम लोग इस चीज को समझते हैं, लोग ऐसे ही कटवा देते हैं। ज्यादा दिन से वो रहता था ना उस पर, सबको अपना घर प्यारा होता है। हाँ, बहुत ज्यादा दिन से रहता। पहले कितना दिन तो रोती हुई उधर से गया ना, उसके बाद से बहुत ही गम मनाया अपने घर का। हाँ, उसके बाद नुकसान पहुंचाने आया, तब तक ले नाना मनो वो सब बना दिए सब। सारे लोग लकी थे कि मम्मी के नाना आके उन्होंने उसको बांध दिया। वरना वो सच में किसी न किसी को नुकसान पहुंचाता है ही। हम लोग को होश आने पर वो पीपर का पेड़ गिर गया, अपने आप गिर गया। अपने शांति आया ना, पुराना हो गया ना, तो गिर गया। तो कोई बात नहीं, हाँ, कहीं से कहीं चला गया, कहीं वो दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गया होगा। क्योंकि घुरिया दिए, बांध दिए, कुल जंतर मंतर दुका बना के खून के कुल गाड़ उड़ दिए, तो हो सके कहीं चला गया। तब से किसी को दिखा नहीं। लेकिन पहले तो दूध, भैंसी के दूध भी पी जाता था, मुंह नोच लिया, माँ को डरवा दिया। सुबह वो लोग गए तो उधर से थी लेके आए। वो बहुत पहले परेशान किया ना, वो दीदी को मक्खी बन के काट लिया। हाँ, बहुत परेशान किया था ना। दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को आज की कहानी? कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। कहानी पसंद है तो प्लीज लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी टाइप की मैं और भी बहुत सारी डरावनी हॉरर स्टोरी लेके आऊं, तो इसके लिए आपको मुझे सब्सक्राइब करना पड़ेगा। हाँ जी दोस्तों, मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके लाइफ में भी कोई घटना घटित हुई हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे लिख के भेज सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपकी स्टोरी पे बनाऊंगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।